आज हम जिन छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में जानने वाले हैं आप उनको बहुत अच्छे समझिए और मैं आपको ट्रिक से भी समझाऊंगा ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं क्या। और कभी कभी इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछा जाता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई क्लियर नहीं होता है। कभी कभी मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाता है, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम जिन दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं, दो या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, हम एक एक करके उनके बारे में समझेंगे। आइए हम देखते हैं। ये हमारे पास है चैप्टर जिसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसे हम सभी लोग परमाणु की संरचना कहते हैं। आज हम किन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसका नाम है आइसोटोप। आइसोटोप जो होता है इसे हम सभी लोग हिंदी में नाम देते हैं समस्थानिक। क्या नाम दिया गया है, समस्थानिक। कि आखिरकार समस्थानिक होता क्या है, आइसोटोप्स होते क्या है। दूसरा सबसे ज्यादा एक और इंपॉर्टेंट इसी के साथ में है, जिसको हम सभी लोग नाम देते हैं आइसोबार। क्या नाम दिया जाता है, आइसोबार। इसको हम सभी लोग नाम दिया करते हैं समभारिक। अब अच्छे से आप सारी चीजों को क्लियर करिएगा। तीसरा अब इसी से रिलेटेड होता है, कभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहता है, कभी आइसोटोनिक कहता है, कभी आइसोप्रोटॉनिक कहता है। मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में हमको जानना होगा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, जैसे आप सभी लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। आखिरकार आइसो क्या चीज बताइए, बार क्या है, समझ आया। आइसोटोप्स क्या है, ऐसे ही आगे चल के कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं उनको भी सीखना है। हम इन्हीं के साथ लगे हुए थोड़े थोड़े बातों को हम ध्यान में रखेंगे। जैसे अगर आपसे कहीं पे आइसोटोन के बारे में आता है, जैसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, हिंदी नाम उसकी परिभाषा बता देता है। जैसे हम कहीं पे अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, तो ये जो भी आपके पास वर्ड रहेंगे इन सारी चीजों को हम एक एक करके बहुत अच्छे समझ लेंगे। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है, जो समझना आपको चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके समझने के लिए, वो है आइसोटोप और आइसोबार का कॉन्सेप्ट। जब हम इन तीनों को दोनों को समझ लेंगे ना, तो तीसरे में आपको बता रहे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रदरफोर्ड। जिसका नाम क्या था, रदरफोर्ड। हम सभी लोग रदरफोर्ड का जो है आपको याद होगा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट पे चर्चा करेंगे। और वो एक्सपेरिमेंट था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था इसका, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे हम सभी लोग कहते हैं रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग। अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किसका है, रदरफोर्ड का है। हम सभी लोगों को इन सारे टॉपिक्स को डील करना है। हम इन टॉपिक को आज पूरे लेक्चर्स में देखेंगे और आइए बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को सीखते हैं आखिर है क्या। जैसे सबसे पहला हमारे पास टॉपिक होता है जिसका नाम है आइसोटोप। आप इसको अगर हिंदी में नाम देखेंगे तो इसका नाम होता है समस्थानिक। क्या नाम होता है, समस्थानिक। अच्छा, नाम से पता चल रहा है कि जिसका स्थान क्या होगा, समान होगा। जिसका स्थान क्या होगा, समान होगा। अब आप सभी लोगों को मैं बता दूं, स्थान समान होने का मतलब है कि जो हमारे सबके पास पीरियोडिक टेबल है, हम वहां पर स्थान की बात कर रहे हैं। हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो नया वाला पीरियोडिक टेबल है, वो पीरियोडिक टेबल में आप कहेंगे इन सबका स्थान क्या है, समान है। इन सबका स्थान क्या है, समान है, समान स्थान दिया गया है। तो समस्थानिक के नाम से अगर परिभाषा बतानी हो तो आप ऐसा कह सकते हैं जिनका स्थान पीरियोडिक टेबल में क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन यह चर्चा का विषय भी था। इसके जब डेफिनेशन को समझे, काफी चीजों को समझे, तो आपको हम बता दें आइसोटोप को फिर से एक बार जब अच्छे से समझेंगे तो मुझे यहां कुछ बातों को और देखना है। हिंदी नाम से तो पता चल गया समान स्थान, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश वर्ड से अगर हम देखें तो इस आइसो का मतलब कहीं पर भी मिलेगा तो आप समझिएगा आइसो मीन्स होता है सेम, सेम मीन्स होता है समान। और जो टोप होता है इसका मतलब होता है प्लेस। फिर से एक क्या है, सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल।
तो आप एक चीज समझ लीजिएगा, जितना भी आइसोटोप होगा उन सबका पीरियोडिक टेबल में प्लेस क्या होगा, सेम होगा। ये आइसोटोप का एक कैरेक्टर भी है, ये आइसोटोप का एक क्वालिटी भी है कि ऑल ऑफ द आइसोटोप्स आर प्लेस्ड इन पीरियोडिक टेबल एट सेम कंडीशन। मतलब मेरे कहने का है जितने भी आइसोटोप होंगे उनको पीरियोडिक टेबल में एक सेम प्लेस क्या किया गया है, दिया गया है। ठीक है, ये पहला कैरेक्टर है। लेकिन हम इनके बारे में जाने, आइसोटोप है क्या, कैसे हम इनको समझते हैं, तो इनकी परिभाषा क्या होती है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। मैं 3 वर्ड लिख रहा हूं, आप उनको देखिएगा। सबसे पहले एक वर्ड लिख रहा हूं, सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट मतलब होता है समान तत्व। देखिए, हम कभी भी अगर कोई कठिन चीज होता है ना, अगर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे तो मेरे लिए बहुत आसान होगा। हम इसको 3 टुकड़ों में बांटे, पहला सेम एलिमेंट, दूसरा सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। अब सेम एटॉमिक नंबर मतलब होता है समान परमाणु क्रमांक, समान परमाणु क्रमांक। ठीक है, दूसरी चीज ये हुआ। तीसरी बात ये होगी डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास मतलब असमान परमाणु भार। अब मैं इनको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। आइसोटोप में यही 3 बातें होती हैं। इन 3 में से किसी एक को गायब कर दोगे तो पूरी परिभाषा बेकार हो जाएगी, पूरी डेफिनेशन बेकार हो जाएगी। क्या? सेम एलिमेंट जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट एटॉमिक मास हो। अब हम कई चीजों को ऐसा होता है कि अगर हम एग्जाम्पल पा जाए तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम सभी लोग कार्बन को लेते हैं। किसको लेते हैं? कार्बन। तो कार्बन के पास 3 6C12, 6C13 और 6C14। अगर आप देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो सेम एलिमेंट की कंडीशन हो गई। ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर हो गया। ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास है, डिफरेंट एटॉमिक मास हो गया। मतलब इस पूरे सेट में अगर देखोगे तो तीनों बातें आ रही हैं। क्या? सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर और अलग अलग उनका परमाणु भार। अगर कोई ऐसा सेट मिलता है तो समझ जाइएगा वो सभी आइसोटोप होते हैं एक दूसरे के। और भी एग्जाम्पल है, जैसे हमारे सबके पास अगर एग्जाम्पल हो हाइड्रोजन का, तो जैसे 1H1, 1H2, 1H3, अगर हम इसमें देखें ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। एटॉमिक नंबर देखो क्या है, सबका सेम है। डिफरेंट क्या है? उनका एटॉमिक मास। तो देखो सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अगर ऐसा कोई सेटअप तैयार होता है भाई, हम उसे कहते हैं आइसोटोप। क्या नाम दिया जाता है? आइसोटोप। और वैसे हम सभी लोग अगर और थोड़ा सा समझे तो ऑक्सीजन का भी देख सकते हैं। 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18। ये आप देख लीजिए, ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं? आइसोटोप होते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, लगभग जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व हैं, सबका अपना एक आइसोटोप होता है। किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास और ज्यादा है, किसी के पास 2 ही है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम का। किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं? सोडियम का। सोडियम का जो होता है 2 होता है, एक 23 होता है और एक सोडियम का 24 होता है। ये भी सोडियम है, ये भी सोडियम है। तो सेम एलिमेंट हो गया, सेम एटॉमिक नंबर हो गया और डिफरेंट एटॉमिक क्या हो गया? मास हो गया। यही तीनों कंडीशन होती हैं किसके? आइसोटोप की। तो हम सभी लोगों को अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि भाई साहब आइसोटोप एक सेट होता है एलिमेंट का, और उस एलिमेंट में सेम एलिमेंट होना एकदम कंपलसरी है।
सेम एटॉमिक नंबर होना एकदम जरूरी है, और हाँ एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, अलग। ये तीनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं, ये तीनों कंडीशन अगर मिल रही हैं, तो हम उन्हें कहेंगे आइसोटोप। क्या नाम देंगे, आइसोटोप। ठीक है। अच्छा, अब मैं और भी कुछ छोटी छोटी बातों को कर लेता हूं कि आइसोटोप हमारा कितने टाइप का होता है। हम इन पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ आइसोटोप्स। तो आप सभी लोगों को मैं बताऊं, जब आइसोटोप को लोगों ने समझा और उनके बारे में अच्छे से स्टडी किया, तो ये पाया कि आइसोटोप हमारे पास दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो। तो आप बोल सकते हैं आइसोटोप यानी समस्थानिक को दो भागों में बांटा जाता है। एक का नाम होता है जिसे कहा जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। क्या नाम दिया जाता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। या इस वाले को कहा जाता है अनस्टेबल आइसोटोप। क्या नाम दिया जाता है, अनस्टेबल आइसोटोप। राइट, एक नाम ये भी रहता है। और अगला वाला क्या होता है, अनरेडियो एक्टिव आइसोटोप, या इसको एक नाम और दिया जा सकता है स्टेबल आइसोटोप। अगर हम इनकी चर्चा करें आखिर ये नाम कैसे पड़ा है, क्यों पड़ा हुआ है, इसके लिए एक बात क्लियर है। क्या है वो, रेडियो एक्टिव आइसोटोप का मतलब क्या होता है, अनस्टेबल आइसोटोप का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है, जिसका नाभिक, न्यूक्लियस को हम क्या नाम देते हैं, नाभिक, अगर वो अनस्टेबल है, अगर वो क्या है, अनस्टेबल है, तो समझ लीजिएगा वो आपका कैसा कहलाएगा, बताइए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहलाएगा। मैं जिनको जिनको सर्कल में बना रहा हूं, आप समझिएगा वो आइसोटोप के कैटेगरी में आते हैं। ये देखो जितनी भी चीजें हैं, ये आइसोटोप कौन सा होगा, रेडियो एक्टिव होगा। इनका नाभिक अनस्टेबल, न्यूक्लियस अनस्टेबल, इनका भी है, इनका भी है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था कि भाई हम कैसे जानेंगे कि न्यूक्लियस किसी का अनस्टेबल है या किसी का क्या है, स्टेबल होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक बताई जाती है कि हम किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो निकाल ही सकते हैं। जैसे मुझे अगर कोई पूछे कि इसमें बताइए कितना इलेक्ट्रॉन है, तो तुरंत बोलोगे 11। कितना प्रोटॉन है, तुरंत बोलोगे 11। न्यूट्रॉन कितना है, तो हम इनका डिफरेंट देखेंगे, तो न्यूट्रॉन आपको क्या मिल जाएगा, 12। मतलब हम बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जान सकते हैं। तो ये कहा गया कि अगर किसी में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1 रहता है, कैसा रहता है, 1 रहता है, समझिएगा वो स्टेबल है। अब मैं ऐसा भी कोई नियम नहीं बता दे रहा हूं जो एकदम से ब्रह्मास्त्र है। हाँ ये चीज जरूर है कि ये नियम ऐसा है जो काफी हद तक लगता है, काफी हद तक इसको अप्लाई किया जाता है कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1 रहता है तो वो नाभिक आपका कैसा होता है, अस्थाई होता है, स्टेबल होता है। ये नियम आप इस बात को समझिएगा, हर जगह वैलिड नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम केस में हर अधिकतर आप देखेंगे ये नियम वैलिड होगा। जब n/p का अगर 1 होता है तो स्टेबल होता है। इसका और भी एक मतलब निकलता है कि अगर n/p की वैल्यू जो है 1 से कम या 1 से ज्यादा रहेगी तो वो केस आपका क्या होगा, अनस्टेबल का होगा। तो बस इतना आप याद रखिएगा कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 से ज्यादा है या 1 से कम है तो समझ जाइएगा अनस्टेबल नाभिक होगा, अस्थाई नाभिक होगा। और अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल रहा तो ऐसा आइसोटोप क्या होगा, अनस्टेबल आइसोटोप, जिसे रेडियो एक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। और इसको और भी ज्यादा क्लियर करना है तो आपसे कोई पूछे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई बताओ, तो मेरे मुख पे तुरंत आता है यूरेनियम का 93। देखो 92 ही रहता है और यूरेनियम 236, ऐसे 92 यूरेनियम 237 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है, बहुत होते हैं। अब देखो ये आपके पास कौन सा संख्या है, प्रोटॉन का है, और ये संख्या किसकी है, न्यूट्रॉन का, डिफरेंट 143। अगर आप 143 का 92 से भाग देंगे वो 1 से क्या होगा,
ज्यादा आएगा, एक से ज्यादा अगर आ रहा है तो हम कह रहे हैं नाभिक कैसा रहेगा, अनस्टेबल होगा। और अगर नाभिक अनस्टेबल होगा तो हमारा रेडियो एक्टिव होता है। ये जानने का एक सिंपल सा तरीका होता है और ये लगभग केस में क्या होता है, लगता है। मैं इसलिए बता दिया कि आप भी कंफ्यूज मत होइए, बड़े आसानी समझ लीजिएगा। कौन सा गेस तो कर सकते हैं ना कि ये नाभिक स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, बड़ी अच्छी बात है, आप इसे याद रखिएगा। दूसरा क्या था, अनस्टेबल आइसोटोप, सॉरी देखिए दूसरा, ये तो अनस्टेबल होगा, दूसरा था अनरेडियो एक्टिव आइसोटोप। सिंपल सी बात है, जिसका नाभिक क्या रहेगा, जिसका न्यूक्लियस क्या रहेगा, जिसका न्यूक्लियस स्टेबल होगा, जिसका नाभिक क्या रहेगा, स्थायी रहेगा, वो आपका क्या होगा, स्टेबल आइसोटोप, जिसे अनरेडियो एक्टिव आइसोटोप भी कहा जाएगा। तो ये अभी मैंने चर्चा किया कि आइसोटोप को कितने टाइप में बांटा गया है। अब मैं कुछ चर्चा करता हूं कि आइसोटोप में क्या क्या क्वालिटी होती है, जिसे हम सभी लोग कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप। क्या नाम दिया जा सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनको बहुत अच्छे से समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप, ये आप हेडिंग डालेंगे और इसमें अगर हम देखें तो ऐसा कहेंगे समस्थानिक के गुण, के गुण। आखिर ये क्या चीज होता है, इसमें पहला क्वालिटी क्या होगा, पहली क्वालिटी ये होगी जितने भी आइसोटोप होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। जो रासायनिक गुण है, जो रासायनिक गुण है वो क्या होगा, समान होगा। अब मन में अगर आपके ऐसा आ रहा है कि ऐसा क्यों होगा, तो याद रखिएगा इसलिए क्योंकि समान परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक कैसा है बताइए, समान है। तो आप बोल सकते हैं ड्यू टू सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से इनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर हम देखें हाइट, इसका 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 केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। हां थोड़ा सा अगर अंतर आता है तो स्पीड का आता है। किसका अंतर आता है, स्पीड का। जिसके पास मास कम होगा वो थोड़ा तेजी से रिएक्शन करेगा। जैसे अगर मुझसे कोई कहे कि 1H1 और 1H2 की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, मैं सही कह रहा हूं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। अंतर क्या होगा कि अगर ये प्रोडक्ट 2 सेकंड में बनाते हैं, ये थोड़ा ज्यादा समय लेंगे। मतलब ये हल्के हैं इसलिए बड़ी तेजी से रिएक्शन करेंगे, और ये थोड़ा भारी है इसलिए रिएक्शन क्या होगा, थोड़ा स्लो होगा। मतलब केवल स्पीड का फर्क हो सकता है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं होगा। जैसा रिएक्शन ये करेगा वैसा ये भी करेगा। बात समझ पाए। इसका मैं एक एग्जांपल भी दे सकता हूं भाई साहब। 1H2 को 1D2 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्यूटीरियम। जैसे हमें पता है सिंपल हाइड्रोजन 1H1, ये 1H1 सिंपल हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O बनाता है जिसे सिंपल वाटर कहते हैं। ये ड्यूटीरियम है, ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके D2O बनाता है, इसे हैवी वाटर कहा जाता है। इसे ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहते हैं, इसे हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। फिर से वही बात है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O बनाता है। D2 ड्यूटीरियम वाटर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके D2O बनाता है। दोनों में एक ही जैसा प्रोडक्ट मिलता है, बस अंतर क्या है, ये थोड़ा फास्ट बनाता है, ये बहुत धोधू टाइप का होता है, स्लो होता है, कह सकते हैं भारी है। अब भारी होने की वजह से बहुत धूप भाग दौड़ नहीं कर पाता, बहुत तेज नहीं चल पाता, स्पीड इसकी कम रहती है। बट आप बोलेंगे आइसोटोप में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, वो इसलिए क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्योंकि मुझे पता है कि एटॉमिक नंबर ही डिसाइड करता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप पहली चीज ध्यान देंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी इनकी,
वो डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है भाई, उसका रंग कैसा है, कलर कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कैसा है, वो पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, बात समझ पाए, ये जितनी भी घनत्व तो क्या है, ये जितनी भी चीजें होती है ना, सब भौतिक गुण होते हैं। और जितना भी भौतिक गुण होगा वो सब क्या होगा, अलग होगा। और क्यों अलग हुआ, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मास पर। किस पर करती है, मास पर। और अगर आपको याद हो एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग है। तो जब अलग अलग एटॉमिक मास है तो भौतिक गुण भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ये दूसरा कैरेक्टर होता है आइसोटोप का। ठीक है, आइए हम तीसरे कैरेक्टर पे थोड़ा चर्चा करें। तीसरा कैरेक्टर ये है कि इन सभी का पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में स्थान एक ही दिया गया है। एक ही देने का एक वजह है भाई, इन्हें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी जो बनी है वो एटॉमिक नंबर पे बनी है। और रूल कहा है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है उसको एक स्थान मिलेगा। आइसोटोप जितने भी थे सबका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। इसलिए पूरे पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप की एक ही जगह मिली है और यही जगह मिलने की वजह से इनका नाम ही पड़ा आइसोटोप। ये तो आपको याद ही रखना चाहिए कि बोल सकते पीरियोडिक टेबल में इनकी सेम प्लेस रखी गई है, एक ही स्थान दिया गया है। वो इस वजह से परमाणु क्रमांक समान है और हमारा पीरियोडिक टेबल परमाणु क्रमांक पर ही बेस्ड है, ये मैं बता रहा हूं। चौथा एक प्रॉपर्टी में बहुत आपको बता रहा हूं, इसे अच्छे समझिएगा। एक हमारे पास देखिए न्यूक्लियर प्रॉपर्टी होती है, और अभी थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड होगी। और अभी मैंने बताया न्यूक्लियस दो तरह का यहां है, एक स्टेबल है और एक अनस्टेबल है। इसी से आप पता लगा सकते हैं कि भाई साहब न्यूक्लियर प्रॉपर्टी तो सेम नहीं होगी, कोई स्टेबल है तो कोई क्या है, अनस्टेबल है। मतलब न्यूक्लियर प्रॉपर्टी क्या होगी, ये डिफरेंट होगी। अगर आपसे कोई पूछे ये क्यों है तो आप कहेंगे भाई साहब एटॉमिक मास अलग अलग है। क्या अलग अलग है, एटॉमिक मास अलग अलग है। और आपसे अगर कोई पूछे अभी मुझे क्लियर नहीं हुआ कि हम कैसे समझे, तो आप बताओ एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये कहां रहते हैं, न्यूक्लियस में। अब मैं आपसे बता रहा हूं न्यूक्लियस को बनाने वाला कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। यही क्या है, अलग है। यानी न्यूक्लियस क्या है, अलग है। न्यूक्लियस अलग अलग क्वालिटी का है तो न्यूक्लियर बिहेवियर क्या होगा, नाभिकीय गुण क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये चार कैरेक्टर है। पहला, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, इस वजह से। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, एटॉमिक मास अलग अलग है, इस वजह से। इनका स्थान पीरियोडिक टेबल में एक ही दिया गया है, इस वजह से क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है। हमारा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। और चौथा, इनका न्यूक्लियर प्रॉपर्टी अलग अलग है, वो इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और हमें पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मिलने से न्यूक्लियस बनता है। तो जरा बताओ प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास अलग अलग है ना। तो ये सारी चीजें हैं, हमने आइसोटोप के बारे में आपको समझाया है। अब मैं आपको आइसोबार के बारे में समझाने चल रहा हूं। आप उस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर आइसोबार हमारे लिए क्या होता है, आइसोबार होते क्या हैं। अगर हम इनकी चर्चा करेंगे तो आइसोबार का, अगर आपको आइसोटोप समझ में आ गया तो आइसोबार जस्ट इसका उल्टा है। तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि हम आइसोबार, जिसे हम क्या कहते हैं, समभारिक। पहले इसका नाम देखें, समभारिक। सम मतलब क्या हुआ, समान हो गया। भारिक का सेंस यहां पे है परमाणु भार से, किससे है, परमाणु भार से। पहला समझ में आया तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, बड़े आसानी से हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स होता है वेट, भार। अच्छा एक बात है, इसकी सारी कहानी आइसोटोप से उल्टा है। क्या, सबसे पहली चीज यहां डिफरेंट एलिमेंट होगा, मतलब अलग अलग तत्व होगा। दूसरी बात, अलग अलग होने के बावजूद आप अगली भी बात कह सकते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। तो आप क्या बोलेंगे, अलग अलग
परमाणु क्रमांक होगा, राइट। और लास्ट बात, एक चीज सेम रहेगी और वो सेम रहेगी एटॉमिक मास। तो देखो ये पूरा आइसोटोप का एकदम उल्टा है। डिफरेंट एलिमेंट के पास अगर डिफरेंट एटॉमिक नंबर है बट उसका मास क्या है, सेम है, तो हम उसे आइसोबार कहते हैं। एग्जाम्पल से सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे मेरे पास 18 आर्गन 40, आर्गन को आवारा तत्व कहते हैं, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। जरा देखो ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट डिफरेंट है तो पहली कंडीशन पूरी, समझ आया। ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, दूसरी कंडीशन फॉलो हुई। ये एटॉमिक मास है, ये कंडीशन देखो सेम है, तीसरा आपका कंडीशन फॉलो। तो ये पूरा सेट आपका क्या कहलाएगा, आइसोबार कहलाएगा, जिसे समभारिक के नाम से आप जानेंगे। अच्छा और चर्चा कर लेते हैं, और भी एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। जैसे 11 सोडियम 24 है और 12 मैग्नीशियम 24 है। आप बनाने को बहुत एग्जांपल है, सोडियम का देखो, मैग्नीशियम देखो, अलग अलग है, डिफरेंट एलिमेंट। 11 12 डिफरेंट एटॉमिक नंबर, 24 24 सेम एटॉमिक मास। तो ये भी सेट आपका क्या कहलाया, इन दोनों का क्या कहलाएगा, इन दोनों का आइसोबार। ठीक है। अब हमको इनके टाइप नहीं पढ़ने हैं, इनके टाइप नहीं पढ़ने हैं, इनका सीधा आपको क्वालिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्वालिटी पढ़ना है। तो आप सब लोग अब आइसोबार की क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी। कि आखिरकार आइसोबार की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनके गुण क्या होते हैं। तो आप एक एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे हम 11 सोडियम 24 और 12 मैग्नीशियम 24 का एग्जांपल से सारी चीज क्लियर करते हैं। पहली बात, इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो काफी हद तक सेम होगी। काफी हद तक बोल रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं सेम होगी, ये भी याद रखिए। फिजिकल प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, सेम होगी। सेम क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण जिसे कहते हैं, हिंदी में क्या नाम देते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। भौतिक गुण निर्भर किस पे करता है, किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पर। किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पे। और जरा देखो एटॉमिक मास क्या है, सेम है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग क्या होगी, सेम होगी। ठीक, पहली चीज। दूसरी बात, केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले में समझा चुका हूं क्यों अलग अलग है। वो इसलिए क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है, इसलिए कह सकते केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। तीसरी बात, इनको पीरियोडिक टेबल में अलग अलग स्थान दिया गया है। पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट प्लेस दिया गया है, आप याद रखेंगे, अलग अलग स्थान दिया गया। क्यों, इसलिए क्योंकि मेरा पीरियोडिक टेबल है एटॉमिक नंबर पर। किस पर है, एटॉमिक नंबर। और जरा देखो एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है, तो स्थान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। हाँ, चौथा जो कैरेक्टर है वो आइसोटोप से आप देखेंगे तो मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे मिलेगा, यहां आप देख रहे हैं भार तो क्या है, सेम है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें जरा देखिए, मैं आपको बता रहा हूं इनका भी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। यहां पे बहुत सारा डाउट आता है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों है। मैं आपसे कह रहा हूं न्यूक्लियर प्रॉपर्टी रियल में डिपेंड करती है न्यूट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से डिपेंड करती है, न्यूट्रॉन। ठीक है। अब अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो यहां पे न्यूट्रॉन तो अगर आप देखोगे 13 ठू है। सोडियम में न्यूट्रॉन 24 वाले में कितना है, 13। और यहां न्यूट्रॉन देखोगे तो 12 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई, बदल गई। और न्यूट्रॉन की संख्या बदल गई तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये सारी चीजें आपके पास होती हैं आइसोबार में। मैं आशा करता हूं आपको आइसोटोप और आइसोबार पूरा समझ में आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप सबसे कहीं पे कोई कहता है कि आप आइसोटोन बताइए, क्या बताइए। अब छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत कम समय में अच्छे से आप इनको समझ लेंगे। अगर आपको कोई कहता है कि आप आइसोटोन का मतलब बताइए, तो आइसोटोन का मतलब क्या होगा, जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो,
अगर न्यूट्रॉन अब अलग अलग एलिमेंट हो, अलग अलग एलिमेंट हो, अलग अलग तत्व हो, लेकिन न्यूट्रॉन क्या हो, सेम हो। जैसे एग्जांपल से समझिए, ज्यादा बेहतर है। 11 सोडियम 23 और 12 मैग्नीशियम 24। आप जरा देखो, एलिमेंट भी अलग है, एटॉमिक नंबर भी अलग है, एटॉमिक मास भी अलग है, लेकिन एक चीज सेम है, न्यूट्रॉन यहां भी 12 है और यहां भी न्यूट्रॉन क्या है, 12 ही है। तो अगर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है तो हम उनसे आइसोटोन कहते हैं। बात समझ पाए? ये आप देख लीजिए। ऐसे ही हमारे पास एक नाम और आता है, छोटा सा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नाम से पता चल रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम। ये आपका केस ऐसा भी है, एटम का भी हो सकता है, आयन का। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, सोडियम का ले लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन माइनस का ले लीजिएगा, एक मिनट, सोडियम प्लस लीजिए, फ्लोरीन माइनस का लीजिएगा, मैग्नीशियम +2 का ले लीजिएगा, या नियॉन का ले लीजिएगा। आपसे मैं अगर पूछूं इसमें कितना इलेक्ट्रॉन था, 11, एक निकाल दिया गया तो कितना बचा, 10। 9 ठीक एक में रहता है, एक ले लिया तो कितना बचा, 10। यहां 12 रहता, 2 निकल गया तो कितना बचा, 10। यहां 10 रहता ही है। तो देखो ये पूरा सेट क्या है, ये एटम है, ये सब आयन है। एटम आयन का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम रहे, तो आप उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इसी तरह से काफी कुछ चीजें होती हैं। आइसो न्यूट्रॉनिक के नाम से भी जाना जाता है। आप चिंता मत करिए, आप एग्जाम्पल बनाइएगा, और जो आपको नए एग्जाम्पल्स रहे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लोग उसको पढ़ेंगे, उनको भी जानकारी होगी, हाँ ये भी सेट आपका आइसोटोन हो सकता है, या ये भी सेट आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। समय का अभाव है इसलिए मैं बहुत सारे सेट्स को नहीं लिख रहा हूं। मेरा केवल यही मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि इनका क्या मतलब होता है। आइए हम आज की द्वारा जो लास्ट बात है हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, वो आखिरकार है क्या चीज, जिसमें हम सभी लोगों ने कहा था कि भाई साहब रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग हमको एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। आपको मैं बता दूं, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन पढ़ना है। आपको हम 2-3 चीजें बताते हैं। पहली बात, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, स्कैटर्ड होना, फैलना। यहां पे एक चीज है अल्फा कण प्रकीर्णन। मैं सबसे पहले आपको अल्फा पार्टिकल समझा देता हूं। यह बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ा कंफ्यूज करता है। आपने हीलियम का नाम सुना होगा। हीलियम में देखोगे तो 2He4 से दिखाया जाता है, और ये जो 2He4 है इसमें देखो तो इलेक्ट्रॉन 2 है, प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन क्या है, 2 है। इसमें यही सारी चीजें आपको यहां मिलने वाली है। अब आपको क्या करना है, इसी में से इलेक्ट्रॉन गायब करना है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, 0, तो क्या बचेगा, प्रोटॉन 2 और क्या बचेगा, न्यूट्रॉन 2। ये दोनों चीजें कहां रहती हैं, नाभिक में। कहां रहती हैं, नाभिक में। मतलब अगर हीलियम मेरा ऐसा हो जाए कि उस हीलियम का दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब He क्या हो जाए, +2 हो जाए, तो इस वाले को हम कहेंगे न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। किस नाम से जानेंगे, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। और हीलियम के नाभिक को हिंदी में नाम लिखे तो क्या बोल सकते हैं, हीलियम के नाभिक को हम सभी लोग कहते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। अगर आपसे कोई कहता है कि अल्फा पार्टिकल और हीलियम में क्या अंतर है, तो आप पहला तो अंतर यही बताएंगे कि हीलियम पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, मतलब ये न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल। लेकिन अल्फा पार्टिकल हीलियम का क्या होता है, नाभिक होता है। इस पे 2 ठो क्या रहता है, प्लस चार्ज रहता है। क्या रहता है, 2 ठो प्लस चार्ज। ये आपका क्या होता है, अंतर होता है। अब 2 प्लस चार्ज है, चार्ज मतलब क्या हुआ भाई, एनर्जी है। एनर्जी का सेंस होता है अनस्टेबल है। भाई जिसके पास एनर्जी ज्यादा है समझ लीजिए वो अनस्टेबल है, और अगर कोई अनस्टेबल है तो स्टेबल में आना
चाहेगा और स्टेबल में आने के लिए किसी पर अटैक भी कर सकता है। बात समझ पाए? इसीलिए अल्फा पार्टिकल को जो है ना एक अटैकर के रूप में यूज किया जाता है। तो आप बात को थोड़ा समझिएगा। तो ये आपको रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल क्या था मैं आपको ये बताया। अब अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग क्या है मैं उस चीज को समझा रहा हूं। आप बात थोड़ा अच्छे समझेंगे, गंभीरता से समझेंगे और इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि हम या रदरफोर्ड साहब क्या बोले थे, उन्होंने क्या कहा था। आप उसको बहुत अच्छे से सोचेंगे। ठीक है, देखो रदरफोर्ड की अगर बात करें तो मैं आपको एक बात बताऊं, वो प्रैक्टिकल कुछ और कर रहा था, लैब में प्रैक्टिकल कुछ और कर रहा था। ये तो अचानक उसके साथ घटना घट गई और इस पे उसने फोकस किया तो बहुत बड़ी कामयाबी आई। आपको मैं इसमें थोड़ा सा बताऊंगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को अच्छे से इसको और भी आगे लेवल तक पढ़ाने वाला हूं, आप उसके लिए चिंता मत करिए। लेकिन हाँ, इसमें काफी हद तक बात मैं शेयर करना चाहता हूं। जैसे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल क्या था ये मैं समझा चुका हूं, आपको समझ में भी आया होगा, बहुत छोटा सा पॉइंट था। अच्छा, हम सभी लोगों को एक मटेरियल के बारे में पता होगा जिसे कहते हैं प्रतिदीप्त। क्या नाम दिया जाता है? प्रतिदीप्त पदार्थ। पहले मैं इस पर भी चर्चा कर लेता हूं। इसे फ्लोरेंस मटेरियल बोला जाता है, सेंस मटेरियल। अरे यार, मटेरियल प्रतिदीप्त पदार्थ। ये इसका एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड, सबसे बेहतर एग्जाम्पल। ठीक है, इस मटेरियल की खास बात बताएं क्या है? ये मटेरियल इतना सेंसिटिव होता है कि अगर कोई चीज आके टकराएगा ना तो उस जगह पे चमक बन जाएगी। ये इतना सेंसिटिव होता है कि जैसे ये मटेरियल है, अगर कोई चीज यहां पे टकराया तो यहां पे चमक बना देगा। तो ये आपका जिंक सल्फाइड इतना सेंसिटिव मटेरियल होता है, हल्का सा हल्का पार्टिकल अगर टकराया तो समझ लीजिएगा वहां चमक बनना तय है। या ऐसा समझ लो चमक बन गया तो हमें समझना है कोई ना कोई आके टकराया है। तो इन्हीं सारी चीजों का खेल है और आप अच्छे से समझिएगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं, थोड़ा आप बहुत गंभीरता से इस टॉपिक को लीजिएगा। रदरफोर्ड को मैं पहले ही बताया कि ये प्रैक्टिकल कुछ और कर रहा था। मैं आपको बता दूं इसने क्या किया था, रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया था। रेडियो एक्टिव मटेरियल। अब यही बात होती है, अगर बात ना बताई जाए तब भी अच्छा नहीं लगता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक अल्फा पार्टिकल निकालने वाले और एक बीटा पार्टिकल निकालने वाले। तो आपके मन में आ रहा होगा सर हमने तो गामा भी सुना था। आपको मैं बताऊं, चाहे अल्फा पार्टिकल निकालने वाला होगा वो भी गामा रेज निकालता है और बीटा वाला भी गामा रेज निकालता है। मतलब कहने का है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होता है, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल गामा हमेशा निकालेगा, लेकिन एक समय पे या तो अल्फा को निकालेगा या फिर बीटा को निकालेगा। मतलब ये है जैसे ए मान लो रेडियो एक्टिव है, अगर ये इस समय अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है तो आप समझिएगा इस टाइम पे वो बीटा कभी नहीं निकालेगा। हाँ, गामा तो साथ में निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मान लीजिए बी बना तो अब मन में आता है सर ये तो अल्फा निकाला तो श्योर है ये भी, भाई इसकी संतान ये है तो ऐसा लगता है ये भी वैसा बनेगा। नहीं, ये आपका अल्फा ही निकाले ये कोई जरूरी नहीं है, निकाल भी सकता है नहीं भी निकाल सकता है, अल्फा भी निकाल सकता है बीटा भी निकाल सकता है, बट गामा सभी के साथ निकलेगी। इस बात को भी आप याद रखें, यह अल्फा या बीटा किसी एक को निकाल सकता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल कितने हुए, दो, अल्फा निकालने वाला बीटा निकालने वाला। इन्हीं सब पे वो स्टडी कर रहा था और वो अल्फा पार्टिकल निकालने वाली रेडियो एक्टिव मटेरियल को लिया था और उसे कांच के बॉक्स में बंद रखा था। कांच के बॉक्स में क्या कर रखा था, बंद रखा था। जरा देखिए यहां पर भी कमाल की बात है, कुछ छोटी छोटी बातें आपको समझ में आई। एक कांच का बॉक्स है और उस कांच के बॉक्स में उसने क्या किया, रेडियो एक्टिव मटेरियल को लिया और उस रेडियो एक्टिव मटेरियल खासकर कौन सा, जो अल्फा पार्टिकल निकाल रहा था, ठीक है, उसको लिया और उसको कांच के अंदर बंद कर दिया। और एक बार उसने देखा कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जब कांच के अंदर नहीं था
तो ये अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा था, निकाल रहा था। अब कैसे पता चला निकाल रहा था, वही बात ना, क्या लगा दिया होगा, प्रतिदीप्तशील पदार्थ का पर्दा। जहां जहां अल्फा पार्टिकल निकल के टकराया होगा वहां चमक बनी होगी। इससे उसको पता चला भाई साहब ये जो रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, निकाल रहा है। लेकिन वो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब उस रेडियो एक्टिव मटेरियल को कांच में बंद कर दिया तो देख रहा है कि प्रतिदीप्तशील पदार्थ पे कहीं चमक ही नहीं हो रही है। तो वो घबरा गया कि आखिर जब हम इसको अलग कांच हटा दे रहे हैं, एकदम ओपन कर दे रहे हैं, तो ये अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है। कांच में जब ढक दे रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल निकालना बंद कर दिया। तो मन में डाउट तो होगा ही, आखिर क्या घटना हो रही है। तो वो सोचा कि क्यों ना एक काम करते, थोड़ी सी जगह दे देते हैं। तो एक छोटा सा होल कर दिया, और जब छोटा सा होल कर दिया तो उसने पाया कि ये अल्फा पार्टिकल एकदम सीधी जाके यहां टकरा के यहां पे स्पार्क, या आप बोल सकते हैं चमक क्या कर रहा है, बना रहा है, ब्राइटनेस यहां पे बना रही है। तब माइंड में आया, ये देखो माइंड में ही आया कि भाई ये अभी भी अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है। उसके मन में आया कि कांच से ढक दिए, कहीं ऐसा तो नहीं एक अल्फा पार्टिकल निकालना एकदम भूल हो गया, बंद ही हो गया। नहीं, उसने कहा नहीं, अभी भी अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है। अंतर केवल यह है कि जो अल्फा पार्टिकल निकल कर कांच के सामने जा रही है, कांच उसको अवशोषित कर ले रहा है। यहां जैसे होल किए तो वहां कांच तो पड़ा नहीं, सीधा एकदम निकल गई, और निकलने के बाद एक जगह पे जाके चमक बना दी। अब इसको ऐसे समझो, सामने स्क्रीन है, यहां पे कांच का बॉक्स है, छोटा सा होल है, अल्फा पार्टिकल निकालने वाला रेडियो एक्टिव पदार्थ है। एक सीधी रेखा में, उसी होल के सीधी रेखा में जो है अल्फा पार्टिकल निकल रही है, उस पदार्थ पे क्या कर रहा है, एक चमक बना रहा है। गलती से इसने क्या किया, ये जो बीच में जगह थी ना, इसके पास सोने की पन्नी थी, उस सोने की पन्नी को कहीं और यूज करना चाह रहा था, इन्हीं के बीच से लेके गुजरा। और जैसे इनके बीच से, मतलब सोने की पन्नी को इन्हीं के बीच से लेके वो गुजरा, कहीं और ले जा रहा था क्योंकि प्रयोग कुछ और कर रहा है। जैसे वो गुजरा, वो दिखा एक जगह पे चमक नहीं दिखाई दी, उस प्रतिदीप्तशील पदार्थ के फ्लोरोसेंट मटेरियल पे कई जगहों पे चमक दिखाई दी। तो वो तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर अभी तो एक जगह दिखाई दे रही थी। अब जैसे हम इस फिल्म को लेके जा रहे हैं, सोने की पन्नी को लेके जा रहे हैं, बहुत जगहों पे चमक दिखाई देती है। तो उसकी जिज्ञासा बढ़ती चली गई, और जिज्ञासा तो इतनी बढ़ गई, वो सोचने लगा, वो प्रैक्टिकल करना भूल गया, जो प्रयोग कर रहा था उसे छोड़ दिया, इस पर काम करना चालू कर दिया। उसके मन में आया कहीं ऐसा तो नहीं है यार कि सोने की पन्नी भी आपका अल्फा निकाल रही है, और वो अल्फा जाके टकरा रही है, चमक बना रही है। उसने एक काम किया, सोने की पन्नी हटा दिया। जैसे हटा दिया तो फिर एक जगह पे, इससे भी डाउट क्लियर नहीं हुआ। क्या डाउट था, कहीं सोने की पन्नी तो अल्फा पार्टिकल नहीं निकाल रही है। इसने एक काम किया, इस होल को एकदम से बंद कर दिया, क्योंकि उसको समझ में आ गया था अल्फा पार्टिकल को कांच अवशोषित कर लेगा, एकदम से जब बंद कर दोगे तो एक को अल्फा पार्टिकल निकलने वाला है नहीं। सामने सोने की पन्नी लेके खड़ा हो गया, देख रहा है इस पर्दे पर प्रतिदीप्तशील पदार्थ जो है, उस स्क्रीन पे जो है कोई चमक ही नहीं आ रही है। तब एकदम क्लियर हो गया कि अल्फा पार्टिकल देने वाला ये सोने की पन्नी नहीं है। तो माइंड में आखिर ये कर क्या रहा है। तो जैसे आप प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़े होंगे, धूल मिट्टी कणों की वजह से प्रकाश का फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और ये बात है, कहे कि ये जो सोने की पन्नी है, ये अल्फा पार्टिकल को फैलाने का काम कर रही है। मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल एक झुंड में आ रहा था, ये अल्फा पार्टिकल को फैलाने का काम कर रही है। और यही एक्सपेरिमेंट नाम कहलाया रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मैं इस चीज को एक बार फिर से समझाना चाह रहा हूं, आप बहुत अच्छे समझिएगा क्या है। रदरफोर्ड प्रैक्टिकल कुछ और कर रहा है, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल पे रिसर्च कर रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। इन सब चीजों को थोड़ा सा वो चर्चा कर रहा है। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया गया था, मैंने टाइप वगैरह बताया, वो आपकी जानकारी के लिए था, अल्फा पार्टिकल निकालने वाला था। तो वो देखता क्या है कि हमने अभी एक बात बताया ना, प्रतिदीप्तशील पदार्थ जिंक सल्फाइड,
ये एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसी स्क्रीन होती है, इतनी सेंसिटिव होती है, कोई भी छोटा सा चीज टकराएगा ना चमकेगा, ये जहां टकराएगा। इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को बाहर की दुनिया में लेके गए तो देखे प्रतिदीपशील पदार्थ पे चमक बन रहा है, मतलब ये अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है, जो टकरा रही है और चमक बन रहा है। ठीक है। अच्छा एक बात और, जैसे इसको कांच में बंद कर दिए, देखिए प्रतिदीपशील पदार्थ पे कहीं चमक नहीं है, कहिए क्या जादू है। उसको समझ में आया कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे इसको कांच में पैक किया इसकी हक्की बक्की सब बंद हो गई, ये अल्फा पार्टिकल निकालना एकदम से भूल गया, और अल्फा पार्टिकल निकालना भूल गया, ये शक उसको था, इस शक को एकदम क्लियर करने के लिए एक छोटा सा होल कर दिया, और जैसे होल किया देखा तुरंत एक अल्फा पार्टिकल निकल रही है। मन में नहीं यार अभी भी अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है, बस अंतर ये है कि जो अल्फा पार्टिकल कांच के सामने पड़ रहा है कांच उसको सोख ले रहा है, अवशोषित कर ले रहा है, अब्जॉर्ब कर ले रहा है, आगे जाने नहीं दे रहा है। और यहां कांच तो पड़ा नहीं, सीधे निकल गई। एक बात तो क्लियर हो गया कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल कांच के अंदर है तब भी अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है, और बाहर है तब भी निकाल रहा है। एक डाउट क्लियर हुआ। ये स्क्रीन था, ये निकालने वाला था, ये गलती से क्या किया, सोने की पन्नी को ऐसे लिया था और लेके जो है इनके और इनके बीच से, जैसे होता ना ये स्क्रीन है यहां पे ऐसा कुछ है, हम सोने की पन्नी लेके जा रहे हैं ऐसे, और जब ऐसे जाने लगे तो तुरंत निगाह स्क्रीन पे पड़ती है तो नजर आता है क्या, अरे एक जगह पे चमक रहा था अभी अभी तो बहुत जगह पे चमकने लगा। आप भी देखेंगे तो थोड़ा आश्चर्यचकित होंगे, वैसा रदरफोर्ड भी हुआ। क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, मन में डाउट था कहीं सोने की पन्नी की वजह से तो नहीं हुआ, उसने इस मटेरियल को ही हटा दिया, सोने की पन्नी लेके खड़े हो गए, देखे कहीं चमक नहीं बन रही है, ये डाउट भी क्लियर हो गया, भाई सोने का पन्नी कोई पार्टिकल निकाल नहीं रहा है, तो सोने का पन्नी कर क्या रहा है। तो उन्होंने बाद में बताया कि जिस प्रकार से प्रकाश को फैलने में धूल मिट्टी कण मेहनत करते हैं, मदद करते हैं, वैसे यहां अल्फा पार्टिकल को फैलाने में सोने की पन्नी जो है मदद कर रही है। गोल्ड फॉइल जिसे बोला जाता है, क्या नाम दिया जाता है, गोल्ड फॉइल जिसे कहा जाता है। ये पूरी कहानी थी रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग में। फिर उस चीज को समझे, फिर कुछ चीजों को बताए जिसे हम सभी लोग रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। और इस चीज को जब समझा गया, इस एक्सपेरिमेंट को जब समझा गया, तो इन्होंने एटम के बारे में कुछ बात बताई जिसे रदरफोर्ड का एटॉमिक